फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो है हमारे क्लास 7 का अवर एनवायरनमेंट का, यानी कि हमारी बदलती पृथ्वी, चैप्टर नंबर 3 यानी कि अवर चेंजिंग अर्थ। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, व्हाट आर लिथोस्फेरिकल प्लेट कॉल्ड, यानी कि हमारा स्थलमंडलीय प्लेट किसको कहते हैं। तो देखो बहुत अच्छे से समझना है इसको। देखो क्या होता है, इंग्लिश में पढ़ते हैं, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ मेनी लार्ज एंड सम स्मॉल हार्ड अनइवन शेप्ड प्लेट्स ऑन विच इट द कंटेन एंड ओशियन रेस्ट। देखो सीधी सी बात मैं बताती हूँ आपको कि ये हमारा ओशियन वाला पार्ट है, इसके अंदर भी हमारी लेयर होती है, और ये हमारा कॉन्टिनेंट पहाड़ वगैरह होते हैं और बाकी प्लेन्स होते हैं, इसके नीचे भी एक प्लेट्स होती है। इन प्लेट्स को ही हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिकल प्लेट बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ इन लिथोस्फेरिकल प्लेट्स जब ये मूव करती है तो जो नीचे वाली प्लेट्स होती है ना, ये भी क्या होती है, धीरे धीरे मूव करती है। तो ये इतना स्लोली मूव करती है कि एक साल में सिर्फ इतना सा मूव करती है, ठीक है, जिसकी वजह से दिस हैपन्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा। और ये किसकी वजह से होता है, मोल्टन मैग्मा की वजह से होती है। इनसाइड द अर्थ द मूवमेंट ऑफ द प्लेट कॉज चेंजेस इन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट की वजह से अर्थ के सरफेस में क्या होती है, चेंजेस होते हैं। देखो ये हमारा ओशियन दिख रहा है, ओशियन के नीचे हमारा ओशियन प्लेट है, तो ये भी लिथोस्फेरिकल प्लेट है। और ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के नीचे ही हमारा क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है, ठीक है। जैसे ही मैग्मा पिघलता है, जैसे ये दो लेयर जो दो प्लेटें टकराती है मूवमेंट की वजह से, तो अर्थक्वेक भी होता है और वोल्केनो भी आता है। तो मोल्टन, तो ये दोनों ही कंडीशन किसकी वजह से होती है, हमारे लिथोस्फेरिकल प्लेट्स में टकराने की वजह से होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्जनित और बहिर्जनित बल किसे कहते हैं। देखो वाट आर कॉल्ड एंडोजेनियस एंड एक्सोजेनियस फोर्स। तो सीधी सी बात है बेटा, तो यहाँ हम बात करते हैं जो अंदर की तरफ फोर्स होता है उसको एंडोजेनियस, और जो बाहर की तरफ होता है उसको एक्सोजेनियस। तो देखो द फोर्स विच अकर्स द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द इंडोजेनियस फोर्स, यानी कि जो अंदर की तरफ होता है, जो फोर्स अंदर की तरफ होता है, ठीक है। एंड द फोर्स विच अकर्स इन द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एक्सोजेनियस फोर्स। तो ठीक है, जो आउटर पार्ट में है वो एक्सोजेनियस है, जो इन वो अंदर वाले इंटीरियर पार्ट में है वो इंडोजेनियस है, ठीक है। अर्थक्वेक एंड वोल्केनो आर कॉज्ड बाय द इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर जो अंदर की तरफ से प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से अर्थक्वेक और वोल्केनो आते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें इसी वजह से आती है, इंटरनल फोर्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉल्ड वोल्केनो। देखो वोल्केनो क्या होता है, हम पढ़ते तो हैं। देखो क्या होता है, वोल्केनो इज़ एन ओपन होल, वोल्केनो इज़ एन ओपन होल इन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट। तो देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर हो गया, नीचे हमारी लिथोस्फेरिकल प्लेट्स है, ये जब मूव करती है, टकराती है, उसकी वजह से मैग्मा जो होता है वो पिघल जाता है, पिघल के वो बाहर की तरफ आ जाता है, ये छेद खुला होता है, ये बाहर आ जाता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक कॉल्ड। तो अर्थक्वेक क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, क्या होता है, हमने अभी पढ़ा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिकल प्लेट्स। तो हमने अभी पढ़ा कि लिथोस्फेरिकल जो प्लेट्स होती है, ये नीचे वाली प्लेट्स होती है, ये क्या होती है, धीरे धीरे मूव करती है, यानी कि साल में सिर्फ कुछ मिलीमीटर ही मूव करती है, बहुत थोड़ा सा। जब ये आपस में टकराती है तो टकराने की वजह से यहाँ क्या होता है, वो यहाँ भूकंप होता है। तो ये क्या होता है कि ये तो हमारा ये लिथोस्फेरिकल प्लेट्स है, ये हमारा ओशियंस है और ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अंदर की तरफ जहाँ से ये जनरेट होता है ना भूकंप, तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फोकस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और जो ये अर्थ की सरफेस पे, जैसे जहाँ हम रहते हैं वहाँ जब ये ऐसा मूव करता है या जब वहाँ इफ़ेक्ट करता है, तो उस वाले एरिया को हम बोलते हैं एपिसेंटर। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे हमें ध्यान देना है, टेक्टोनिक प्लेट्स पे जो जहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से टकराई, उसको तो फोकस बोलते हैं, और जो अर्थ की सरफेस पे जहाँ इफ़ेक्ट करता है ये, उसको तो हम बोलते हैं एपिसेंटर। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, पूरा हमने इस हिसाब से आपको समझाया हुआ है, ठीक है। दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक, द प्लेस अंडर द अर्थ क्रस्ट वेयर द वाइब्रेशन स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ ओरिजिन, द प्लेस क्लोजेस्ट टू द फोकस ऑफ ओरिजिन ऑन द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। द एरिया क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर सफर द मोस्ट डैमेज एंड इन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज एंड इंक्रीजेज इन डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर
एंटर। तो देखो मान लो यहाँ हम रह रहे हैं, मान लो हम राजस्थान में यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे पानी में पत्थर डालते हैं वैसे ऐसे इस तरीके से इसकी वेव्स चलती है, ठीक है। इसको सिस्मिक वेव्स बोलते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ ये तो है हमारे अर्थ के सर्फेस का पॉइंट, यानी कि मान लो राजस्थान में कोटा में भूकंप आया, ठीक है। तो कोटा में भूकंप आया तो मान लो कोटा के दादाबाड़ी में आया, तो दादाबाड़ी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। फिर जैसे जैसे दूर होता जाएगा एरिया वैसे वैसे कम प्रॉब्लम होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स आर देयर। तो कितने टाइप की सिस्मिक वेव्स होती है। तो देखो हमारे पास में सिस्मिक वेव्स टी टाइप की होती है, पी टाइप, एस टाइप एंड एल टाइप। तो पी को हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूड वेव्स, एस को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव्स और एल को हम बोलेंगे सरफेस वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर मेजर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को कौन मेज़र करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में भूकंप लेखी, इंग्लिश में सिस्मोग्राफ। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक मेजर्ड। यानी कि हम अर्थक्वेक को कैसे मेज़र कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, कितना कम नुकसान पहुंचाएगा। तो ये मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ। हम इसको नंबर से चेक करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। तो सबसे पहले तो इसको एक स्केल के थ्रू चेक किया जाता है जिसको हम बोलेंगे रिएक्टर स्केल। ये इसमें नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें 2 या 2 से कम है तो वो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि भूकंप आया भी है कि नहीं आया। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 5 या उससे ज़्यादा है तो ये बहुत सारी चीज़ें गिर सकती है, जैसे घर जैसे बिल्डिंग्स तो ज़्यादा भी होता है, जैसे तुम्हारे घरों के सामान गिर सकते हैं, टेबल वगैरह ये सब चीज़ें गिर सकती है। तो ये 5 या 5 से ऊपर की इंटेंसिटी में होता है। लेकिन अगर तुम्हारा 7 या उससे ज़्यादा की इंटेंसिटी में है तो तुम्हारे घर भी गिर सकते हैं, कुछ भी गिर सकता है, ठीक है। 7 या 7 से ज़्यादा है तो घर वगैरह बहुत नुकसान पहुंचा सकता है ये। तो इसको हम मैग्नीट्यूड से चेक करते हैं जो कि रिएक्टर स्केल में होता है, ठीक है। विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ये है हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका का, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला में है एंजिल जलप्रपात, ठीक है। यानी कि द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज एंजिल फॉल्स इन वेनेजुएला, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण किसे कहते हैं। यानी कि व्हाट आर वेदरिंग, एराइजन एंड डिपोजिशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है। The process of weathering occurs when shale breaks down from the surface of the earth। तो देखो क्या होता है weathering, क्या होता है। देखो weathering को मैं सीधे से तुम्हें डिफ़ाइन कर दूँ। एक सेकेंड, यहाँ मैं तुम्हें weathering को इजीली डिफ़ाइन कर दूँ। weathering होता है जैसे ये बड़ी शेल है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होती जा रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे weathering, ठीक है। अब ये जो वेदरिंग होने के बाद में द वेयर एंड टीयर ऑफ द लैंडस्केप बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज वाटर, विंड एंड आइस इज कॉल्ड इरोजन। तो ये जब ये टूटी हुई जो चीज़ें शेल्स ब्रेक हो जाती है, ये एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इनके थ्रू कहीं और ले जाई जाती है, इसको हम बोलते हैं इरोजन। क्या बोलते हैं, इरोजन। लेकिन फिर ये इरोजन होने के बाद जब ये डिपॉजिट कर दी जाती है किसी जगह पर, उसको हम बोलेंगे डिपोजिशन, ठीक है। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। देखो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिवर। तो देखो रिवर के क्या फंक्शन होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिवर क्या क्या काम करती है। तो देखो इसे मैंने एक साथ ही पूरा कंप्लीट करा है। देखो व्हेन अ रिवर फॉल्स फ्रॉम अ steep slope into a valley with a very hard shale or steep slope, it forms a waterfall। तो देखो क्या है, हम यहाँ पे बात करते हैं। ये हमारी रिवर है, पहाड़ों पे से आती है। ये रिवर हमारी आ गई यहाँ पर, ये रिवर आ गई, ये रिवर पहाड़ों पे से आएगी। तो ये जब बहुत टफ़, मतलब मान लो ये ऐसी टफ़ शेल से निकल के आती है तो ये वाटरफॉल बनाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक हमारा कंप्लीट है सबसे पहले। तो अगर ये ऐसे स्टीप स्लोप से आते हैं, स्टीप स्लोप मतलब होता है टफ शेल ऐसे टाइप की, तो ये वाटरफॉल बनाती है, ठीक है। यहाँ तक हम सब जानते हैं। व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन्स, तो देखो यहाँ पे
यहाँ पर क्या होता है, व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन्स इट स्टार्ट्स फ्लोइंग विंड पाथ। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, अभी तक रिवर ऊपर से आ रही थी, अब रिवर प्लेन में आ गई, तो प्लेन में आ गई तो ऐसा मूव करने लग जाती है। तो इस मूवमेंट के को हम तो ये मैंडर्स बनाती है, क्या बनाती है, मैंडर्स, ये मैंडर्स बनाती है, ठीक है। विद टाइम द मैंडर्स लूप गेट कट ऑफ फ्रॉम द रिवर। कभी कभी क्या होता है, ये रिवर से अलग हो जाते हैं ये पार्ट, ठीक है। तो यहाँ ये रिवर, ये वाला पानी यहाँ पे डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ पे बन जाता है, मैंडल लूप बन जाता है, और ये कट हो जाती है। कट होने के बाद में ये बनती है हमारी, और इसको हम सेपरेट लेक बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, ये सेपरेट लेक अलग से बन जाती है, ठीक है। समटाइम्स ड्यू टू फ्लड फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल आर डिपॉजिटेड इन द नियर बाई एरिया विच आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, ठीक है। कब जब भी अपने साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आती है और वो प्लेन्स में डिपॉजिट कर देती है, तो यह इनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। हम बात करते हैं आगे। द एलिवेटेड बैंक्स ऑफ द रिवर आर कॉल्ड एम्बैंकमेंट्स, और कभी कभी रिवर के बैंक भी बनाते हैं, इसको हम एम्बैंकमेंट्स बोलते हैं। ऑन रीचिंग द सी द वाटर ऑफ द रिवर स्लोज डाउन एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू मैनी स्ट्रीम्स विच आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो देखो क्या होता है, ये जो रिवर जब आई और ये पूरे सी के अंदर एंटर करने वाली है, तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है, यहाँ पर फॉर्म इस माउथ अ डेल्टा इज फॉर्म बाय द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स। तो यहाँ पर जो है हमारे डेल्टा बनता है, ये वाला पार्ट हमारा। अब जब रिवर जो है सी के अंदर एंटर करती है, ये रिवर है, तो ये क्या बनाती है, हमारी डेल्टा बनाती है, ठीक है। और डेल्टा इज़ फॉर्म बाय द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स। तो ये जितनी भी अलग अलग टाइप जगह, जहाँ जिस जगह से भी ये सी में एंटर करती है, वहाँ पे सेडिमेंट्स को अपने साथ में लेके आती है और उनको वहाँ पे डिपॉजिट कर देती है, उसी वजह से डेल्टा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ सी वेव। तो देखो सी वेव का क्या फंक्शन होते हैं, देखो यहाँ पे सी वेव्स कंटिन्यूसली हिट द रॉक, दिस डेवलप क्रैक्स। तो देखो क्या होता है, हम सभी सी एरिया में गए होंगे एक बार, तो यहाँ पे ये सी वेव्स है। सी वेव्स मान लो ये यहाँ पर एक पत्थर या एक शेल से टकराती है, तो ये यहाँ पर एक ब्रेक कन्वर्ट करती है, क्रेक बना देती है। जैसे जैसे ये क्रेक बड़ा होता जाता है, एक गुफा बन जाती है, ठीक है। इसको हम बोल देंगे सी केव्स, ठीक है। व्हेन दीज केव्स बिकम बिगर द ओनली रूफ रिमेन्स विच आर कॉल्ड कोस्टल आर्चेस। देखो क्या होता है, जब ये गुफा भी क्या होता है, ये गुफा भी पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाती है, तो ये ऐसा पार्ट बचता है, बस ऊपर ऊपर का रहता है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर कोस्टल आर्चेस। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद, कंटिन्यूस एरोजन ब्रेक्स द रूफ एज वेल एज एंड ओनली वॉल्स रिमेन, दीज वॉल लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्टैक्स। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वॉल बचती है, क्योंकि सी वेव्स सबको तोड़ देती है, सिर्फ एक पतली सी वॉल बचती है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम यहाँ पर स्टैक्स बोलते हैं, ठीक है, स्टैक्स बोलते हैं। अब आप द हाई रॉकी कॉल्स राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर आर कॉल्ड सी क्लिफ, ठीक है। तो सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स ऑन द शोर्स एंड फॉर्म सी बीचेस। तो जितने भी हम सी बीचेस देखते हैं, जहाँ पर भी जैसे मुंबई गोवा इन सब में हम देखते हैं, तो ये रिवर्स जो सी है अपने साथ में सेडिमेंट्स लेके आती है। तो सी वो जो वाटर है जो अपने साथ में सेडिमेंट्स लेके आती है, वो इकट्ठा कर देती है, उसकी वजह से एक बीच बन जाता है जो कि बहुत सुंदर होता है, ठीक है। तो ये सी बीचेस यहाँ से इस तरीके से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लेशियर्स। तो हिम नदी का क्या कार्य होता है। नेक्स्ट है, देखो ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। तो सीधी सी बात है, ग्लेशियर्स होते हैं जो आइस की रिवर है, यानी कि रिवर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर क्रिएट डीप ट्रफ्स when snow melts in mountain region, those throws fill up with water and they become beautiful lakes। देखो क्या होता है, जो ग्लेशियर्स होते हैं वो जैसे कुछ पार्ट उसका पिघल जाता है, उसमें पानी पिघल जाता है, तो वो एक बहुत सुंदर सी लेक बना देता है। तो इस तरीके से एक लेक बन जाती है हमारे। मटेरियल्स ब्रॉट बाय ग्लेशियर सच एज स्मॉल एंड लार्ज शेल्स, सैंड, सेडिमेंट्स एंड सोइल आर डिपॉजिटेड, दीज डिपॉजिट फ्रॉम ग्लेशियल हैमलॉक। तो क्या होता है यहाँ पर भी ये सेडिमेंट्स लेके आते हैं, ये भी अपने साथ में कुछ सेडिमेंट्स रखते हैं, और ये क्या होता है,
इनको डिपॉजिट कर देते हैं एक एरिया में, जिसकी वजह से यहाँ पे हैमलॉक बन जाता है। ठीक है, ग्लेशियर हैमलॉक बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विंड। ठीक है, यानी कि हवा का क्या काम होता है। तो देखो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर, देयर आर अम्ब्रेला शेप्ड शेल्स इन द डेज़र्ट। तो हम जानते हैं रेगिस्तान में, डेज़र्ट में क्या होता है कि अम्ब्रेला शेप की शेल्स होती हैं। दीज आर कॉल्ड अम्ब्रेला शेल्स, इनको हम अम्ब्रेला शेल्स बोलते हैं। व्हेन द विंड ब्लोज सैंड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द डेज़र्ट। तो हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे तो हैं नहीं, तो वहाँ पर एरोजन बहुत ईजीली होता है, यानी कि वहाँ पर विंड ब्लोज होता है। नहीं, हम बात करें सैंड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द डेजर्ट व्हेन द विंड स्टॉप्स फ्लोइंग। देखो एकदम से बहुत तेज़ हवा चलती है और चलने के साथ में रेत अपने साथ में बहुत ज़ोर से लेके जाती है, फिर एकदम से हवा रुक जाती है तो वो पूरा यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो दैट सैंड फॉल्स एंड फ्रॉम स्मॉल हिल्स, और ये एक हिल बना देता है, यानी कि पहाड़ बना देता है। इसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स, जैसा कि हम रेगिस्तान में इसको ईजिली देख सकते हैं। These are called sand dunes. When the sand particles are fine and light, the wind picks them up and takes them far away. तो कभी कभी क्या होता है कि वो पार्टिकल्स और हल्के होते हैं और वो जो हवा है उनको और दूर लेके चल जाती है। Then these sands get deposited in a wide area. तब ये बहुत चौड़े एरिया में कवर अप हो जाते हैं। एक पतला एरिया नहीं कवर करते, चौड़ा एरिया कवर करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लॉयस, लार्ज लॉयर्स बोलेंगे। ह्यूज लॉयर्स डिपॉजिटेड आर फाउंड इन चाइना। तो सबसे ज़्यादा हमें इसको चाइना में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो कंप्लीट होता है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको ये जो डायग्राम है वो भी एक्सप्लेन करूँगी। तो देखो अभी हमने पढ़े हैं फूड प्लेन के बारे में हमने देखा, सॉरी फ्लड प्लेन के बारे में हमने देखा। तो जो नदी आती है, रिवर आती है, वो जो प्लेन में मूव करती है तो इस तरीके से बनता है हमारा। तो ये हमारी जैसे ये टाइप का मूवमेंट होता है। ठीक है, और ये इस टाइप को हम मैंडर्स बोलते हैं, जिस घुमावदार मूवमेंट से मूव करती है इसको हम मैंडर बोलते हैं। और ये जो लेग है वो अलग हो जाती है, उसको हम ऑक्सबो लेग बोलेंगे। और यहाँ बीच में सेडिमेंट्स की वजह से ये इस मेन रिवर से अलग हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेदरिंग और एरोजन में क्या डिफरेंस है। देखो क्या होता है वेदरिंग में, तो क्या होता है ये आई है यहाँ से, ठीक है, रिवर आ रही है, रिवर आने के बाद में ये जो शेल का पार्ट है ये ब्रेक डाउन होता जा रहा है। ठीक है, तो देखो द ब्रेकिंग डाउन और डिस्टिग्रेशन और सब्सटेंस सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो इसका जो टूटना है उसको ही हम क्या बोलेंगे, वेदरिंग बोलेंगे। जबकि इरोजन में क्या होता है, इरोजन में रिवर अपने साथ बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स लेके आती है, उनको डिपॉजिट कर देती है, उसको लेके आने का काम ही क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। तो ये इजीली कवर हो गया। द मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ सोइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय मीन्स ऑफ वाटर, आइस और विंड, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो देखो ये वाला जो हमारा डायग्राम है ये वोल्केनो का है। अब यहाँ पर हमारी 2 प्लेट्स है जो अपन ने अभी पढ़ा है, एक तो ओशियन प्लेट हो गई और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हो गई। ये जो दोनों जैसे टकराती है मूवमेंट की वजह से, तो ये साल में सिर्फ कुछ देर के लिए ही मूव करती है, लाइक एक साल में सिर्फ 1 मिलीमीटर ही मूव करती है। तो उसके बाद भी ये कभी कभी टकरा जाती है या फिर उसमें से जो मैग्मा है, मेल्टिंग शेल है, वो बाहर आ जाती है। तो ये दोनों प्रोसेस हमारा मूवमेंट की वजह से होता है और ये पूरा हमें इसी वजह से डिफ़ाइन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आता है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। थैंक यू।